नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं BMW के बारे में। दोस्तों हम BMW कोई कार के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली ये BMW इन द इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। ये कंपनी क्या करती है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ में ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट बनता नजर आता है, उसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। और एक्सपेक्टेशन जहाँ जहाँ पे रिजल्ट आया था, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन को लेकर के, जो क्या जून का रिजल्ट किस लेवल पे कैसा रहा, वाई के हिसाब से देखा जाए, क्यू और क्यू हिसाब से देखा जाए, और एज ऑन टाइम फ्रेम स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस से, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास करते हैं। चलिए, जब वहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल के हिसाब से देखने को मिलते हैं, जहाँ एक साल में 109% की जंप करती है, वहीं 6 महीने में इनमें 5% की गिरावट आ जाती है। ऐसे एक महीने में देखा जाए तो एक महीने में थोड़ा सा 4% चढ़ती है, और चार्ट में ऐसा लगता है लगातार कभी बिल्डअप होती है, कभी डाउनफॉल होती है। पिछले 5 साल में 157% जंप कर चुकी है, लेकिन फिलहाल का ट्रेंडिंग क्या बनती है, पिछले 5 दिन में ट्रेंडिंग जो था, ट्रेंडिंग एक अच्छी अच्छी पोटेंशियल की तरफ भागती नजर आती है। तो क्या है इसके पीछे की कंप्लीट स्टडी, हम चलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इनकी जो इसका क्वार्टर का था, जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। इस क्वार्टर के रिजल्ट में सबसे पहले देखने को ये मिला, जो वाई के हिसाब से उन्होंने कहा, जो कि जून 23 से जून 24 को कंपेयर करेंगे तो निकल के आता है, जहाँ पे कंपनी का 158 करोड़ का सेल्स था वो 174 करोड़ हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, करीब 10% का पुल बैक देखने को मिलता है। ऐसे ईवीटा में, नेट प्रॉफिट्स और ईपीएस में नियरली 40% 42% के आसपास की जंप देखने को मिलती नजर आती है। क्या इसका कंप्लीटली यदि हम क्यू और क्यू हिसाब से देखें, मार्च जून को कंपेयर करके, तो कितना परसेंटेज की ग्रो लेवल, उस लेवल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो लेवल परसेंटेज देखने को बनती नज़र आती है। क्योंकि इस क्यू क्यों हिसाब से यहाँ पे क्यू का डेटा नहीं दिखता है, हम इसको आगे चल करके ना कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं पहले कंपनी के बेसिस पे, क्योंकि किसी भी कंपनी को समझने के लिए उनकी बेसिस को जानना जरूरी है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानना जरूरी है। तो कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या करती है, यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी कहती है हमारे पास बिजनेस क्या है, कहती है द टोलिंग्स बिजनेस है। उसके बाद कहती है, इसके बाद अब प्रोपेटिस बिजनेस है। प्रोडक्ट क्या है इनके पास, तो प्रोडक्ट में देखा जाए तो कहती है हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, वो स्टील्स पे कामकाज करती है। ATBMWIL इज द बिलीव दैट द प्रोडक्ट मस्ट स्पीक ऑफ द थीम स्लिप्स translating into a positive word of the mouth, recall that the interesting they are the customer। और इसका कुछ है, क्योंकि कहते हैं हम 60 सालों से कामकाज करते हैं, हमारे पास स्टील का कामकाज है, ब्रांड्स की बात करते हैं, ऑफरिंग की बात करते नजर आते हैं, पर्सनलाइज्ड आइटम्स बनाती है कंपनी। तब इसका यदि ये सारे काम करती है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहती है कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहती है इन द हाउस इन द कलकत्ता की रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का। तो चलिए इसका हम मार्केट की तरफ देखते हैं क्या कहना चाहता है इसको मार्केट की तरफ। तो मार्केट में खास के हम दो तीन चीज़ें को लेने का समझने का प्रयास करेंगे, खास से किसी बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है, वो उनकी डेटर्स को पार्ट से कितना इफेक्ट करता है, साथ में उनकी सेल्स के बेसिस पे डेटर्स का पार्ट कितना इफेक्टेड करता है, जिसके उसकी कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम फ्लाइंग प्राइस को फिलहाल छोड़ते हैं। फ्लाइंग प्राइस इज द मार्केट की प्राइस होती है। जो फ्लाइंग प्राइस है वो तीन एस्पेक्ट से बनती है। वो पहला इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल में बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, बिजनेस मॉडल क्या कहती है, बिजनेस से प्रॉफिट क्या हो रही है, बिजनेस से लॉस क्या हो रही है, इस पर डिपेंड करती है। दूसरा इज द टेक्निक, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। हम इसको टेक्निकल नहीं कहते, नॉर्मल भाषा में इसको मार्केट के वर्डों में टेक्निकल कहते हैं। टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे देखा जाए, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखा जाए, हम इसको कहते हैं ट्रेंड। आखिर ट्रेंड क्या बनती है। तीसरा होता है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब इसमें हो गया कि कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसे न्यूज आ गई या कुछ ऐसे चीज़ें मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो गया, तो ये सब इनके ऊपर इफेक्ट करता है। साथ में पॉलिसीज़ हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट का पॉलिसी हो, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो, इंटरनेशनल, जो कि बिजनेस को क्या कर सकती है, बिजनेस को हिट कर सकती है। यदि बिजनेस को हिट कर सकती है तो स्टॉक के ऑब्वियसली क्या होगा, हिट हो सकती है। या फिर मार्केट के लिए कोई ऐसा पॉलिसी आ गया, न्यूज आ गया, जिससे इसके स्टॉक में सबकी सब हिट कर सकती है। तो मतलब ये सारे इफेक्ट करती है। तो चलते हैं पहले
हम जो कि फंडामेंटल में बुक वैल्यू कहता है, वो कहता है 29 रुपये 40 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में आपको पता होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू इज द अंडरलाइंग एसेट्स वैल्यूशन, उसको कहते हैं 31 रुपये 9 पैसे, मतलब नियर अबाउट द बुक वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है कि नेटवर्थ जो है नियर अबाउट द सेम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था नेटवर्थ। अब पहला इंडिकेटर आता है, तो पहला इंडिकेटर की बात करते हैं किसको लेकर के। पहला इंडिकेटर देखने को मिलता है स्टॉक का पी की तरफ। तो स्टॉक पी जो है वो मैं कहता हूँ बेसिकली ये कुछ है नहीं, जिसको काफ़ी ज़्यादा मोटिव दिया जाता, मोटिव दिया जाता है ना समझने के लिए। तो लेकिन मैं ये एक समरी डेटा है किस चीज़ को लेकर के, जो प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट जितना हुआ कंपनी को, उस प्रॉफिट के बेसिस पे करंट प्राइस की क्या अवलोकन होता है। उस अवलोकन के तौर पर देखा जाए, यदि मार्केट की प्राइस ये 63 रुपये के आसपास है और प्रोफिटिव अर्निंग पर शेयर कितना कहता है, 3 रुपये 13 पैसे का, अर्थात 1 रुपये की फेस वैल्यू और अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 23 पैसे का पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर की बात कितना करती है, करीब 22-23 करोड़ के आसपास करती है। तो ये इस हिसाब से मार्केट यदि फिलहाल 62 रुपये बस चलती है तो उसका स्टॉक का पी निकलता है 20 रुपये का। और ये दोनों हमेशा चेंज होने वाली प्राइसेस होती है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी होती है कहाँ पे, करंट प्राइस को लेकर। अब दूसरी बात ये आती है जो स्टॉक का पी, चलिए ठीक है, स्टॉक का पी जो ठीक है देखने को मिलता है, अच्छा ये प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट ये जंप करती नजर आती है। इसके जंप करने के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जहाँ पे दूसरा जगह था इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पीक है, यहाँ पे एवरेज इंडस्ट्रियल के पी कहता है 28.20 का, तो वहाँ पे इस स्टॉक का पी क्या कहता है, करीब 20 का। मतलब ये हुआ जहाँ पे इन सेक्टर में बाकी सारे कंपनियां एक एवरेज में 28 रुपये कमाता है, वहाँ पे ये कंपनी की एवरेज अभी जो अभी मार्केट प्राइस जंप करती है ना, वो 20% जंप, मतलब 20 गुना ही जंप किया है। किससे, ईपीएस से, जहाँ पे बाकी सारे कंपनी के अंदर कितना जंप कर चुका है, नियरली 28%, तो वहाँ पे 20 गुना जंप किया, अर्थात ये अभी कितना 8 गुना और जंप करना बचा हुआ है इसको लेकर के। मैं सीधा सीधा कहूँ तो 8 गुना और जंप करना बचा हुआ है ना, तो 8 गुना यदि जंप करना है उसको, तो ये 8 गुना कितना हो जाता है, और इसकी परसेंटेज क्या कहती है, इसकी परसेंटेज में लगती है ओवरऑल कितना करती है, नियर अबाउट द 40% की जंप होनी चाहिए। तो 40% यदि जंप यहाँ से करते तो नियर अबाउट 100 रुपये के आसपास जाएगा, जो कि हायर साइड जो कहती है 86 का, उसको क्या कर सकती है, ब्रेकआउट कर सकती है, जहाँ पे लोअर साइड कहती है 28.60 का। ये ऑलरेडी क्या हो, पिछले साल का डेटा होगा, जहाँ से लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। अब दूसरा इंडिकेटर जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं दोस्तों में एक बात बता दूं आपको, कोई भी स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो ये स्टॉक अच्छी है या अच्छी नहीं है, या ये एडवाइजरी है आपको, आप स्टॉक खरीदो बेचो होल्ड करो, ये दिस इज योर मनी, योर डिसीजन, योर रिस्क। तो हम यहाँ पे केवल समझने का प्रयास करते हैं एक बिजनेस मॉडल को लेकर के, आखिर बिजनेस में जो इनका मार्केट में ट्रेंडिंग चलती है उसका बिजनेस मॉडल क्या कहता है इसके बारे में। तो डेट इक्विटी के बारे में कहती है 0.16 का करंट रेशियो, थोड़ा सा अच्छा पोजीशन में देखने को, एसेट्स की पोजीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, 2.05 का है। इसके बाद देखें तो ये एक कंपेयर करने वाली बात है, इसी स्टॉक के दो इंडिकेटर हैं, पहला इज स्टॉक पी, सेकंड इज द डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये तो कंपेरेटिव हो गया, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए हमें अदर सेक्टर जो अदर पीयर्स कंपनी है उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, जो इनका स्टॉक जो डेट टू इक्विटी कहता है वो क्या कहना चाहता है। अब आते हैं यहाँ पे आर कहती है 13.2 का, आर कहती है 10.10 का। इन सबके फेस वैल्यू की हमने बात किया, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है थोड़ा सा है, 0.35% का है। फेस वैल्यू कंपनी जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग है 74% की होल्डिंग होल्ड कर रखी है, और फिलहाल बुक वैल्यू कितने, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 गुना के आसपास, 2 गुना से आसपास कामकाज करती है। मार्केट कैप के बारे में आपको पता ही है, इसके लिए करंट मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मार्केट की कैप जनरेट हो जाती है। अब दो एस्पेक्ट, ये तो एस्पेक्ट हो गया, अब दो एस्पेक्ट और चर्चा करेंगे, खास के कहाँ पे, हम बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करेंगे, किस बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, जो आखिर जो प्रॉफिट का पार्ट रहा, क्या प्रॉफिट की पार्ट डेट पे इफेक्ट नहीं कर रहा, या केवल डेट्स के बेसिस पे तो नहीं, मार्केट इसके पीछे और भी पोटेंशियल बनती नजर आती है, ऐसा चर्चा करेंगे। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डेटर डेटर को चेक करने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए, अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। हम चलते हैं अगले पड़ाव पे, और अगला पड़ाव है हमारे लिए कंपेयर करना। तो कंपेयर क्या करना है, तो कहती है बिंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सेलिंग एंड द स्टील्स प्रोडक्ट। और जो कि कंपनी खास कर क्या करती है, BMW इंडस्ट्रीज स्टील प्रोडक्ट पे कामकाज करती है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं, पता ही होगा। हम उसका भी चर्चा करेंगे, दिग्गज में कौन आता है। दिग्गज में देखा जाए तो रत्नामणि मेटल्स है, NMDC स्टील्स हैं, उषा मार्टिन्स हैं, शारदा एनर्जी, महाराष्ट्र सिमलेश, ढेर सारा कंपनी यहाँ पे इस सेम सेक्टर में आती है। इन सबकी यदि यहाँ पे स्कैनर के ऊपर क्या देखा जाए बात, तो ये कहती है, जो स्टॉक का पी कहता है कितना 28 के आसपास। और 28 पे कौन सा मार्क काम करती है, कहती है महाराष्ट्र से काफ़ी नीचे है, अर्थात इनकी पोटेंशियल तो और बढ़ती नहीं रह सकती है ना। लेकिन इसमें ऐसा देखने को नजर नहीं आई। ये पोटेंशियल बढ़ना, जो पी है वो बढ़ना किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकी प्रोफिटेबिलिटी बेसिस और मार्केट के न्यू एक्सपेक्टेशन को लेकर के चलती है। जहाँ पे डेट्स रेशियो की तरफ देखें तो डेट्स रेशियो कहती है इसके बारे में, जो कि कितना है 0.16 का। इसके एवरेज करके देखें तो बाकी कुछ ऐसे भी कंपनियां हैं जिनका डेट्स काफ़ी काफ़ी कम है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पे BMW का ये यदि पीई के बेसिस पे किसी स्टॉक को चुना जाए तो ये लगता है कि अच्छा ये अभी और भी जंप कर सकती है एवरेज के बेसिस पे। चलिए, अब चलते हैं हम जहाँ पे डेटा आया था, और डेटा के बाद उन्होंने क्या किया। जो डेटा कहा कि हमारा जो वायो वाई ग्रोथ है, वो ग्रोथ कहती है 10% सेल्स में हो गया, और ये जो ग्रोथ हुई इसका क्या क्या, तो चलिए इसके तरफ देखें तो इसका कंसुलेट डेटा कहती है इसके बारे में। नियर अबाउट देखें तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर क्या होती है, यहाँ पे बिल्डअप होती नजर आती है। जून में अच्छे परफॉर्मेंस करती है, लेकिन मार्च से बेटर परफॉर्मेंस था। दिसंबर में मार्च से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस था। सितंबर में उससे बेटर परफॉर्मेंस था। तो कई दफ़ा मैं देख पाऊँ तो ये यहाँ पे जून 23 से लेकर के और जून सितंबर, अर्थात 2 क्वार्टर अच्छी मोमेंटल रही। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, इनकी पिटवाली हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस जून में देखने को नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 24% के आसपास की है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन यदि बचती है तो 22 करोड़ के आसपास बचती है, जो कि कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे अभी फिलहाल ये किस पे कामकाज करती है, टॉप ऑफ द क्वार्टर पे कामकाज करती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। प्रॉफिट के पार्ट में देखा जाए ईयरली बेसिस और TTM देखें तो हम केवल ईयरली बेसिस को कंपेयर करेंगे। ईयरली बेसिस कहता है 598 करोड़ तक गया था। तो ये क्या हो रही है, ये किससे बिल्डअप होती नजर आती है। जिस भी पीरियड से देखें तो बिल्डअप होती नजर आती है, लेकिन कोविड से पहले का सिचुएशन कुछ और था, कोविड का बाद सिचुएशन कुछ और हो गया। मतलब कोविड में भी सारे के सारे मार्केट जब एक ही लाइन में आके खड़ी हो गई थी, उसके बाद दोबारा फिर किसका क्या मार्केट पोटेंशियल रहा, वो एक ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे लगातार बिल्डअप हुई, कब से 21 के बाद एक दोबारा स्थिरता बनाती नजर आई। और उसके बाद नेट प्रॉफिट की तरफ देखा तो नेट प्रॉफिट कहते हैं 64 करोड़ के आसपास। तो 64 करोड़ में जहाँ पे देखने को ये मिला कि 175 करोड़ तक का नुकसान में देखने को मिला था, वहाँ पे 64 करोड़ का प्रॉफिट बनती नजर आई। प्रॉफिट को क्या डेट्स जो है बोरोइंग्स इफेक्ट करता है, ऐसा तो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि देखा जाए तो कहते कहते 146 करोड़ का, और ओवरऑल क्या होता है, 146 करोड़ का यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था तो क्या हुआ, ऑब्वियसली क्या होगा, 64 करोड़ पे आके खत्म। मतलब आधा से ज़्यादा कहाँ पे ऑब्जर्व कर देती है, आधा से ज़्यादा लगती है कि पार्ट्स जो है वो डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट में जाती है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, किसको पता है, इसको कंपेयर करेंगे इनके डेटर्स पार्ट को लेकर के और सेल्स के बेसिस पे देखा जाए। तो सेल्स कहती है नियरली 598 करोड़ का इस साल है। 598 करोड़ में 64 करोड़ का क्या था, डेटा क्या था, प्रॉफिट था। ये अब डेटर्स में देखें तो डेटर्स इसके बारे में क्या कहती है, इसका बोरोइंग्स को क्या करती है, बोरोइंग्स में बिल्ड ग्रोथ होती है जो नहीं बोरोइंग्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोरोइंग्स को कम किया। ठीक है, अच्छी बात है, बोरोइंग्स को लगातार एक कम करती नजर आती है, मतलब इनकी जो बर्डन था वो कम होता नजर आता है। और जो फिक्स एसेट्स था वो भी लगातार बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से यदि ट्रेड रिसीवेबल की देखें तो ट्रेड रिसीवेबल कहती है यहाँ पे, यदि 64 करोड़ का इनका प्रॉफिट की पार्ट था तो 62 करोड़ का इनका डेटर्स भरा। चलिए, यहाँ पे एक चिंता की बात ये नहीं रही, जो प्रॉफिट लगातार बिल्डअप, जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा खपा जाएगा किसके अंदर, डेटर के अंदर। तो यहाँ पे 62 64 करोड़ में 62 करोड़ का डेटर पार्ट पड़ा हुआ है। और ये डेटर इनके पास पैसा कब देता है, वो पैसा देता है इनके पास कितने दिन में, 38 दिन में, अर्थात 2 महीने मान लेते हैं, 2 महीने पैसा देता है, चलिए अच्छी बात है। और ये अपने पेपर को पैसा देते हैं करीब वही 2 महीने में पैसा देते हैं।
मतलब इनमें कोई वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इनके पास। जहाँ पे कैश का भी देखें तो कैश इनका निगेटिव भी चला गया जाती है ओवरऑल, नेट कैश फ्लो के हिसाब से देखें। अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जहाँ पे पड़ाव की बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के और सेंटीमेंटल को लेकर। आखिर इसका सेंटीमेंटल क्या कहती है? सेंटीमेंटल तो यही हुआ जो मार्केट किसके पीछे जाएगी, अभी रिजल्ट के हिसाब से देखने में आई तो उसके पीछे लोग चली जाएगी, लेकिन उसको ओवरऑल समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट के बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखा तो कुछ और अपडेट देती है कंपनी। तो कहती है फिलहाल एक अपडेट्स आया था बोर्ड मीटिंग के बाद, ये रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा दिखने को नहीं नज़र नहीं आई। हाँ, एक न्यूज़ पेपर प्रेस रिलीज करती है कंपनी। प्रेस रिलीज में क्या करती है इसके बारे में, तो ये प्रेस रिलीज में अपनी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया किस चीज़ को लेकर के, अपने ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से ग्रो लेवल को दर्शाया। और उन्होंने कहा जो हमारा जो 24-25 का डेटा है वो कहती है जो टोटल इनकम हमारा क्या हो रहा है, वाई वाई में 10% की ग्रोथ मिलती है। और इसको क्यू के हिसाब से कंपेयर किया तो कहती है कि 27% का जम। कई बार मुझे कुछ कुछ कंपनी के प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है, जो एक समझने में लगता है किसी इन्वेस्टर को एक क्लियरिटी के साथ समझ में आ सकती है चीज़ों को। तो क्यू ऑफ क्यू कहती है 27% का जम करती है। ऐसे देखा जाए प्रॉफिट में तो लगातार बिल्डअप थी, यहाँ प्रॉफिट आके पिट जाती है। इविटा और नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट के देखें तो 43% और 17% पे आके पिट जाती है। कई दफ़ा तो अच्छी लगे आपको, वाई वाई तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, लेकिन आपको क्यू और क्यू हिसाब से देखें तो क्यू और क्यू के हिसाब से क्या लगती है, क्यू और क्यू के हिसाब से थोड़ी सी पेट वाली देखने को मिलती है। जहाँ पे हमने क्यू 14 को देखा और 15 को देखा तो वहाँ पे क्या लगती है, एक माहौल इसका क्या था, बढ़ती तो है लेकिन उस लेवल से बढ़ती नहीं है। जहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे गिर जाती है, 111 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट गिर जाती नजर आती है। ये एम उसका मुझे इसका ना काफ़ी अच्छा लगा इसका प्रेजेंटेशन दोस्तों। तो हमने इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं सेंटिमेंटल के बाद क्या है इसके एक्सपेक्टेड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है, जहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन क्या कहती है। इंटरेस्टेड के बाद हम लास्ट में चलेंगे इसका जो चार्ट कहती है, चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है इसको, इस मोमेंटल को लेते हुए, सेंटिमेंटल को लेते हुए। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा गया कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो करीब 73% के आसपास होल्डिंग है, जो कि पहले 2-3 सालों से ऐसा कैसे ही है, कोई मोमेंटल नहीं हुआ। इसमें देखा गया कि एफ आई के पास जो डी आई था, यहाँ पे डी आई के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था, कब 2022 तक में। अब एक चिंता की बात थी, जो डी आई के पास काफ़ी सारा स्टॉक देखने को मिला था 2022 तक 24% के आसपास। उसके बाद डी आई ने इसको बिकवाली कर दिया, और वो बिकवाली करके कहाँ चला गया, वो देखने को यहाँ मिलती है, जो ये चला गया पब्लिक के पास। आखिर नंबर ऑफ शेयर जो जून तक का डेटा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे 40,000 लोग, 40,500 लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस कंपनी को लेकर के। यहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, 40,500 लोगों का है। अब यहाँ पे डी आई की क्या तादाद हुई जो उन्होंने बिकवाली करके निकल गई। अब डी आई के बाद देखे तो पब्लिक में क्या कहती है, पब्लिक में यही नाम मुझे लगता है कि कुछ कमर्शियल जो कि बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट निकल के आती है। और ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि इनके पास जो रिटेल्स था ना, वो रिटेल के पास थोड़ा सा बर्डन बढ़ा है। बर्डन बढ़ा तो क्या इनका मार्केट में कुछ ऐसा हुआ था, जब डीआई ने बेचा होगा, सोचिए तो डीआई ने जब बेचा होगा तो मार्केट इसके पीछे उस टाइम पे मार्केट गिर गया या मार्केट चढ़ गया, ये भी एक चिंता की बात होती है ना कई बार। फिलहाल यहाँ पे यदि इस सेंटीमेंटल के हिसाब से देखा जाए, फिलहाल सेंटीमेंटल के हिसाब से मार्केट कहती है यहाँ एक सस्टेन जो कर, यहाँ तक जो बॉटम आया था इसका 4 जून को, लेकिन सेंटीमेंटल के बेसिस पे गिर गया था, फिर वहाँ से सस्टेन करा, और सस्टेन करने के बाद एक लोअर टू लोअर बनाया दोबारा, और लोअर कई बार इन्होंने बना के रखी है। इस प्राइस पे बार बार आती है स्टॉक, इस प्राइस पे बार बार आती है, और इस प्राइस को लेकर यदि तोड़ती है, इसे यहाँ से तोड़ती नजर आई तो मुझे लगता है यहाँ से फिर इसके लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सस्टेन करती नजर आती है बार बार, और जब भी सस्टेन करती है तो थोड़ा सा जंप करती नजर आती है। यहाँ से तो लंबी गिरावट आ गई थी, लंबी गिरावट के बाद यहाँ सेम सेम लंबी गिरावट का पोजिशन देखने को मिला था, सेम लंबी गिरावट की पोजिशन देखने को मिला था इसको। तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से क्या करती नजर आती है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर साइड के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्या लग रहा है कि मार्केट में इनकी रिजल्ट भी अच्छा नज़र आता है, और इनका जो सपोर्टिंग लाइन है, सपोर्टिंग जो जोन है, वो क्या कहना चाहता है इसको लेकर के, सपोर्टिंग जोन इसके लिए कहना चाहता है जो नियरली क्या निकल के आता है इसके लिए, एक बेस बनती नज़र आती है, लेकिन तो यस राइट,
तो इसको ऊपरी भी देखा जाए तो इस हिसाब से इसका फिलहाल का प्राइस यदि देखें तो ये निकल के इसके प्राइस आसपास यहाँ पे सपोर्टिंग जोन बनती है स्टॉक को लेकर। हम समझने का प्रयास कर रहे थे इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ सेंटिमेंटल को बात करें या फिर लेटेस्ट अपडेट की तरफ चर्चा करें, तो ओवरऑल ये देखने को मिला जिनका वाई वाई में लगातार बिल्डअप थी, और कहते हैं जो एक कुछ रिजल्ट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिली थी यहाँ पे, किसके बेसिस पे वाई वाई और क्यू हिसाब से, जहाँ इसकी इसके खास किसी की प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा और इस हिसाब से उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें इसका कई बार गिरावट देखने को मिला, और ये जो है लगातार क्या थी, एक बिल्डअप नजर नजर ये लेकर के, तो हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। दोस्तों स्टडी अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे थे BMW को लेकर के, जहाँ नियरली जून तक में करीब 40-41 हज़ार लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं एज ए शेयर होल्डर, एज ए रिटेल हो या एज पर द प्रमोटर्स हो, सबके साथ मिला के देखा जाए तो